दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कोर्ट रूम थ्रिलर फिल्म की जिसमें एक मशहूर वकील अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ बेगुनाह लोगों के लिए लड़ता है और कभी कोई केस नहीं हारता। लेकिन इस बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि उसे उसी इंसान का केस लड़ना पड़ता है जिसे पूरा शहर कातिल मान चुका है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसे अपने उसूलों से समझौता करना पड़ा? आइए जानते हैं पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है शौर्य से, जो एक क्लब में पार्टी एंजॉय कर रहा होता है। वहीं उसकी मुलाकात सोमी नाम की लड़की से होती है। दोनों कुछ देर बातें करते हैं और फिर साथ में क्लब से बाहर निकल जाते हैं। कुछ समय बाद सड़क किनारे चाय बेचने वाला एक आदमी वहां खड़ी काली कार के पास चाय देने जाता है, लेकिन जैसे ही कार का दरवाजा खुलता है, उसमें से बुरी तरह घायल सोमी नीचे गिर जाती है। किसी ने उस पर बेरहमी से हमला किया था। उसकी हालत बेहद गंभीर थी, इसलिए उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है अर्जुन की। अर्जुन शहर का सबसे मशहूर वकील था। उसने आज तक कोई केस नहीं हारा था। इसी वजह से लोग उसे इक्का के नाम से जानते थे। उसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह सिर्फ उन्हीं लोगों का केस लड़ता था जिन्हें वह सच में बेगुनाह मानता था। किसी अपराधी को बचाने के लिए वह कभी कोर्ट नहीं जाता था। इसी बीच अर्जुन के पास उसकी पत्नी अवंतिका का फोन आता है और वह तुरंत अस्पताल पहुंच जाता है। उस दिन अर्जुन और अवंतिका की बेटी समायरा ने एक स्विमिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, लेकिन तैरते समय अचानक उसकी नाक से खून निकलने लगा। इसलिए अवंतिका उसे अस्पताल लेकर आई थी। डॉक्टर पहले दोनों को समझाते हैं कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन पूरी तरह संतुष्ट होने के लिए कुछ टेस्ट करना जरूरी होगा। डॉक्टर समायरा के साथ साथ अर्जुन और अवंतिका का भी ब्लड टेस्ट करने की सलाह देते हैं। दोनों को यह बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वे टेस्ट के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी दौरान अर्जुन के असिस्टेंट का फोन आता है। उसे पता चलता है कि सोमी पर हुए हमले के आरोप में पुलिस ने शौर्य को गिरफ्तार कर लिया है। सोमी कोमा में थी और सारे सबूत शौर्य की तरफ इशारा कर रहे थे, इसलिए उस पर जानलेवा हमले का केस दर्ज हो चुका था। शौर्य के पिता हर्षवर्धन शहर के बड़े बिजनेसमैन और प्रभावशाली नेता थे। ये मामला उनकी इज्जत और राजनीतिक करियर पर असर डाल रहा था, इसलिए वे चाहते थे कि अर्जुन उनके बेटे का केस लड़े। अर्जुन हर्षवर्धन के घर पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचते ही वह साफ मना कर देता है। यहीं पता चलता है कि अर्जुन और शौर्य के बीच पुरानी दुश्मनी थी। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। हर्षवर्धन अर्जुन से बार बार गुजारिश करते हैं कि यह सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि उनके पूरे परिवार की इज्जत का सवाल है, लेकिन अर्जुन अपने फैसले पर कायम रहता है। तब शौर्य मुस्कुराते हुए अर्जुन से पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है जिससे तुम मेरा केस लड़ने के लिए मजबूर हो जाओ? अर्जुन जवाब देता है कि उसके लिए कोई चमत्कार होना पड़ेगा। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ सरकार की ओर से यह केस मधु को सौंप दिया जाता है। असल में पहले यह केस एक सीनियर वकील लड़ने वाले थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई, इसलिए यह बड़ी जिम्मेदारी मधु के कंधों पर आ गई। इसी बीच अर्जुन और अवंतिका को समायरा की मेडिकल रिपोर्ट मिलती है। रिपोर्ट देखते ही दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि समायरा को ब्लड कैंसर है और बीमारी काफी आगे बढ़ चुकी है। अगर उसकी जान बचानी है तो जल्द से जल्द बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना होगा। आमतौर पर बच्चे का बोन मैरो उसके माता पिता में से किसी एक से मैच हो जाता है, लेकिन अर्जुन और अवंतिका दोनों का बोन मैरो समायरा से मैच नहीं करता। यह सुनकर अर्जुन हैरान रह जाता है। वह अवंतिका की तरफ सवालों भरी नजरों से देखता है। तब अवंतिका धीरे से कहती है कि अगर हमारा मैच नहीं हुआ तो शायद किसी और का हो जाए। यही कहानी का पहला सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। समायरा अर्जुन की सगी बेटी नहीं थी। दोस्तों, अभी तक कहानी ने तो पूरा गेम ही पलट दिया है। आपको क्या लगता है, क्या अर्जुन अपनी बेटी को बचाने के लिए अपने उसूलों से समझौता करेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। समायरा अर्जुन की सगी बेटी नहीं थी। यह सच सामने आने के बाद अर्जुन पूरी तरह हैरान रह जाता है, लेकिन उस समय उसके लिए सबसे जरूरी बात
अपनी बेटी की जान बचाना था। डॉक्टर साफ बताते हैं कि अब उन्हें ऐसा इंसान ढूंढना होगा जिसका बोन मैरो समायरा से मैच कर जाए। अवंतिका घबराकर अर्जुन से कहती है कि समायरा का असली पिता इतनी आसानी से मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन अर्जुन फैसला कर चुका था। वह किसी भी कीमत पर अपनी बेटी की जान बचाना चाहता था। इसी वजह से वह एक बार फिर शौर्य से मिलने पहुंचता है। यही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। समायरा का असली पिता कोई और नहीं बल्कि शौर्य ही था। अर्जुन शौर्य को समायरा की बीमारी के बारे में बताता है और उससे बोन मैरो डोनेट करने की विनती करता है, लेकिन शौर्य इस मौके का फायदा उठाता है। वह साफ कह देता है कि अगर अर्जुन उसका केस लड़ेगा और उसे बेगुनाह साबित करके जेल से बाहर निकालेगा, तभी वह समायरा की मदद करेगा। शौर्य की यह बात सुनकर अर्जुन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। आखिरकार अपनी बेटी की जान बचाने के लिए वह शौर्य का केस लेने के लिए तैयार हो जाता है। यहीं दोनों की पुरानी दुश्मनी की असली वजह भी पता चलती है। कई साल पहले शौर्य अर्जुन के अंडर वकालत की प्रैक्टिस करता था, लेकिन शौर्य कानून का गलत इस्तेमाल करना चाहता था। उसकी यही आदत देखकर अर्जुन ने उसका वकालत का लाइसेंस रद्द करवा दिया था। तभी से शौर्य अर्जुन से नफरत करने लगा था। अब केस हाथ में आते ही अर्जुन अपनी पूरी टीम को जांच में लगा देता है। दूसरी तरफ जब सरकारी वकील मधु को पता चलता है कि अर्जुन शौर्य का केस लड़ रहा है, तो वह भी हैरान रह जाती है, क्योंकि अर्जुन की पहचान हमेशा एक ईमानदार वकील की रही थी। उसे विश्वास ही नहीं होता कि वही अर्जुन आज एक ऐसे आदमी का बचाव कर रहा है जिसके खिलाफ लगभग सारे सबूत मौजूद हैं। मधु को लगता है कि इस केस में जरूर कोई ऐसा राज छिपा है जो अभी तक किसी के सामने नहीं आया, इसलिए वह भी अपनी तरफ से जांच और तेज कर देती है। उधर अर्जुन अपनी टीम को शौर्य की कार की बारीकी से जांच करने के लिए कहता है, लेकिन जांच में पता चलता है कि गिरफ्तारी से पहले ही कार का केमिकल वॉश कराया जा चुका था, यानी कार से लगभग सारे सबूत मिटा दिए गए थे। ये बात अर्जुन को भी परेशान कर देती है। वह सोचने लगता है कि अगर शौर्य सच में बेगुनाह है तो फिर उसने कार साफ क्यों करवाई। इसके बाद कोर्ट की सुनवाई शुरू होती है। अर्जुन सबसे पहले शौर्य को गवाही के लिए बुलाता है। शौर्य कोर्ट में बताता है कि क्लब में उसकी मुलाकात सोमी से हुई थी। दोनों ने साथ में डिनर करने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में उसने सोमी को किस करने की कोशिश की। सोमी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और वह गाड़ी से उतरकर वहां से चली गई। इसके बाद उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ नहीं पता। शौर्य की यह बात सुनकर उसकी पत्नी गौरी नाराज होकर कोर्ट से बाहर चली जाती है। अब सरकारी वकील मधु उससे पूछती है कि वह उस रात घर कितने बजे पहुंचा था। शौर्य जवाब देता है कि वह करीब रात 1 बजे घर पहुंच गया था, लेकिन उसके पास इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं था। गौरी उसके पक्ष में गवाही जरूर दे सकती थी, लेकिन पत्नी होने की वजह से उसकी गवाही को पूरी तरह भरोसेमंद नहीं माना जा सकता था। इसी वजह से कोर्ट अगली सुनवाई की तारीख दे देता है। उधर इस पूरे केस का असर अर्जुन के परिवार पर भी पड़ने लगता है। स्कूल में दूसरे बच्चे समायरा को ताने मारते हैं कि उसके पापा एक अपराधी को बचा रहे हैं। ये बातें सुनकर समायरा बहुत दुखी हो जाती है और उसकी तबीयत पहले से भी ज्यादा बिगड़ने लगती है। अगली सुनवाई में सरकारी वकील मधु सबसे पहले उस चाय वाले को गवाही के लिए बुलाती है, जिसने उस रात घायल सोमी को कार से नीचे गिरते हुए देखा था। चाय वाला बताता है कि उसने एक काली कार देखी थी और उसे लगा कि उसमें शौर्य बैठा हुआ था, लेकिन जब अर्जुन उससे कार का मॉडल और कंपनी पूछता है तो वह कोई सही जवाब नहीं दे पाता। इतना ही नहीं, उसने शौर्य का चेहरा भी साफ साफ नहीं देखा था। यही वजह थी कि उसकी गवाही शौर्य के खिलाफ मजबूत सबूत साबित नहीं हो सकी। तभी मधु को एक जरूरी बात याद आती है। जिस हथियार से सोमी पर हमला हुआ था वह अब तक नहीं मिला था। पुलिस का शक था कि हमला शौर्य ने अपनी कार की चाबी से किया था। कार भले ही केमिकल से साफ कर दी गई हो, लेकिन लॉक के अंदर कुछ निशान अब भी बचे हो सकते थे। मधु तुरंत पुलिस को कार की चाबी और लॉक की दोबारा फॉरेंसिक जांच करवाने का आदेश दिलवाती है। दूसरी तरफ अवंतिका अर्जुन के पास सोमी की सोशल मीडिया प्रोफाइल और उसकी निजी जिंदगी से जुड़ी जानकारी लेकर आती है।
अर्जुन पहले इस जानकारी का इस्तेमाल करने से मना कर देता है। उसे लगता है कि इससे कोर्ट में सोमी के चरित्र पर सवाल उठेंगे और उसकी बदनामी होगी। लेकिन अवंतिका उसे याद दिलाती है कि इस समय उनकी बेटी की जान दांव पर लगी है। आखिरकार मजबूरी में अर्जुन यह जानकारी इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन कोर्ट जाने से पहले सोमी की मां अर्जुन से मिलने आती है। उन्हें पता चल चुका था कि आज अर्जुन कोर्ट में अभिमन्यु को गवाही के लिए बुलाने वाला है। वह हाथ जोड़कर अर्जुन से कहती हैं कि ऐसा मत कीजिए, इससे मेरी बेटी की बदनामी होगी। लेकिन अर्जुन भारी मन से कहता है कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कोर्ट में अभिमन्यु गवाही देता है। वह बताता है कि वह सोमी का बॉयफ्रेंड था, लेकिन उसे हमेशा सोमी पर शक रहता था। उसे लगता था कि सोमी पैसों के लिए अमीर लड़कों के करीब जाती है। इसी वजह से दोनों के बीच कई बार झगड़े भी हुए थे और उसने गुस्से में सोमी को धमकी भी दी थी। अभिमन्यु की बातें सुनकर अर्जुन को खुद बहुत बुरा लगता है। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि एक लड़की के चरित्र पर सवाल उठाए जाएं, लेकिन केस जीतने के लिए उसे यह दिखाना जरूरी था कि सोमी के और भी दुश्मन हो सकते थे। अब लोगों के मन में भी शक पैदा होने लगता है और अर्जुन अंदर ही अंदर खुद को दोषी महसूस करता है। अगली सुनवाई में मधु फॉरेंसिक डॉक्टर को कोर्ट में बुलाती है। डॉक्टर बताते हैं कि शौर्य की कार की चाबी और लॉक के अंदर जो खून मिला था वह जांच के अनुसार सोमी का ही खून था। यह रिपोर्ट शौर्य के खिलाफ बहुत मजबूत सबूत बन जाती है। रिपोर्ट देखकर अर्जुन भी कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। वह कोर्ट से थोड़ा समय मांगता है और सीधे जेल में शौर्य से मिलने पहुंचता है। लेकिन जेल में भी शौर्य को एक बड़े आदमी के बेटे जैसी सारी सुविधाएं मिल रही थीं। अर्जुन उससे सीधा सवाल करता है, सच सच बताओ, क्या तुमने सोमी पर हमला किया था? लेकिन शौर्य फिर भी यही कहता है कि उसने सोमी को नहीं मारा। उसका कहना था कि जब उसने सोमी को किस करने की कोशिश की होगी तभी शायद उसकी चाबी पर खून लग गया होगा। इसके बाद वह अर्जुन को उसकी मजबूरी याद दिलाता है। वह कहता है कि जितनी जल्दी वह जेल से बाहर आएगा उतनी ही जल्दी समायरा को बोन मैरो मिल जाएगा। यही कहानी का एक और बड़ा राज सामने आता है। कई साल पहले अवंतिका और शौर्य एक दूसरे से प्यार करते थे। इसी दौरान अवंतिका प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन शौर्य उस बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं था। उसने अवंतिका पर गर्भपात कराने का दबाव बनाया, लेकिन अवंतिका ने अपने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। उसी समय अर्जुन, जो पहले से अवंतिका से प्यार करता था, आगे आया। उसने सिर्फ अवंतिका ही नहीं बल्कि उसके होने वाले बच्चे को भी अपना लिया। बाद में दोनों ने शादी कर ली और अर्जुन ने समायरा को हमेशा अपनी बेटी की तरह पाला। जेल से निकलते समय अर्जुन शौर्य से कहता है, मैं अपना वादा निभाऊंगा, तुम्हारा केस भी लड़ूंगा और अपनी बेटी की जान भी बचाऊंगा। इसी बीच अस्पताल से खबर आती है कि समायरा की तबीयत फिर से बिगड़ गई है। उधर इलाज के दौरान सोमी की मौत हो जाती है। अब मामला सिर्फ जानलेवा हमले का नहीं रहा, यह केस अब सीधे हत्या के केस में बदल चुका था। यह मामला पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो जाता है। अब शौर्य पर सिर्फ जानलेवा हमले का नहीं बल्कि हत्या का केस चलने वाला था। सोमी की मां अपनी बेटी को खोकर पूरी तरह टूट जाती है। उधर अर्जुन भी समझ चुका था कि अब एक छोटी सी गलती भी सब कुछ बदल सकती है। इसी बीच अवंतिका जेल में शौर्य से मिलने जाती है। शौर्य को लगता है कि अर्जुन ने उसे बोन मैरो के लिए मनाने के मकसद से अवंतिका को भेजा है। यह सुनते ही अवंतिका गुस्से में आ जाती है। वह साफ कहती है कि पहले भी तुम एक गैर जिम्मेदार इंसान थे और आज भी वैसे ही हो। समायरा पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, उसके लिए सिर्फ अर्जुन ही उसके असली पिता हैं। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ अर्जुन अपनी बेटी की बिगड़ती हालत देखकर तय कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे यह केस जीतना ही होगा। अगली सुनवाई में अर्जुन अपनी तरफ से एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट को कोर्ट में बुलाता है। वह बताती है कि शौर्य की कार का केमिकल वॉश किया गया था। ऐसे में लॉक के अंदर मिला खून का छोटा सा नमूना पूरी तरह भरोसेमंद नहीं माना जा सकता। जांच के लिए जितनी मात्रा में सैंपल चाहिए थी उतनी वहां मौजूद ही नहीं थी, इसलिए सिर्फ उसी रिपोर्ट के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसके बाद
मधु कोर्ट में एक नया गवाह पेश करती है। वह लड़का उसी बिल्डिंग में रहता था जिसके नीचे उस रात शौर्य अपनी कार लेकर रुका था। वह बताता है कि उसने रात करीब 1:10 बजे शौर्य को वहां देखा था। उसने शौर्य और उसकी कार दोनों को साफ पहचान लिया था। उस समय शौर्य किसी से फोन पर बात कर रहा था और काफी घबराया हुआ लग रहा था। ये गवाही सुनकर अर्जुन भी परेशान हो जाता है। वह दोबारा जेल जाकर शौर्य से पूछता है कि आखिर वह उससे क्या छिपा रहा है, लेकिन शौर्य हर बार की तरह यही कहता है कि उसने सोमी को नहीं मारा। इसके बाद अर्जुन खुद उस बिल्डिंग के आसपास जाकर जांच करता है। वहां कुछ अहम बातें पता चलने के बाद वह शौर्य की पत्नी गौरी से मिलने पहुंचता है। गौरी बताती है कि उस रात शौर्य करीब 1 बजे घर आया था। घर पहुंचते ही उसने गौरी के साथ मारपीट की थी। परेशान होकर गौरी ने पुलिस को फोन भी किया था, लेकिन कुछ देर बाद उसने खुद ही दोबारा फोन करके पुलिस को आने से मना कर दिया, क्योंकि वह जानती थी कि शौर्य और उसके परिवार के खिलाफ जाना उसके लिए आसान नहीं होगा। उधर मधु का पति उसे एक महंगे रेस्टोरेंट में ले जाता है। वह बताता है कि उसे नई नौकरी मिल गई है और यह नौकरी हर्षवर्धन की मदद से मिली है। मधु तुरंत समझ जाती है कि यह सब उस पर दबाव बनाने के लिए किया गया है, लेकिन वह साफ मना कर देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह ये केस नहीं छोड़ेगी। इसी दौरान अर्जुन वहां पहुंचता है और मधु को कॉफी के लिए बुलाता है। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि अर्जुन को किसी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए बुलाया जाता है। वह अपना मोबाइल टेबल पर ही छोड़कर चला जाता है। उसी समय उसके असिस्टेंट का मैसेज आता है कि गौरी अब उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। मधु वह मैसेज पढ़ लेती है, लेकिन बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। अगले दिन कोर्ट में मधु अचानक गौरी को गवाही के लिए बुला लेती है। गौरी कोर्ट में कहती है कि शौर्य रात 1 बजे नहीं बल्कि सुबह 4 बजे घर आया था। अगर ये सच होता तो घटना के समय शौर्य के पास अपराध करने का पूरा मौका था। ये सुनकर कोर्ट में मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं, लेकिन अर्जुन पहले से तैयार था। उसके इशारे पर उसका असिस्टेंट पुलिस के कॉल रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करता है। रिकॉर्ड से साबित हो जाता है कि गौरी ने रात करीब 1 बजे पुलिस को फोन करके शिकायत की थी कि शौर्य उसे पीट रहा है। रिकॉर्डिंग में पीछे से एक आदमी की आवाज भी सुनाई देती है। कुछ देर बाद गौरी ने फिर पुलिस को फोन करके कहा था कि अब सब ठीक है और पुलिस आने की जरूरत नहीं है। इन रिकॉर्ड से साफ साबित हो जाता है कि शौर्य घटना के समय अपने घर पर ही मौजूद था। इसके बाद गौरी टूट जाती है और सच कबूल कर लेती है। वह मानती है कि उसने गुस्से में झूठी गवाही दी थी ताकि शौर्य को सजा मिल सके। कोर्ट कहता है कि अगर शौर्य ने उसके साथ मारपीट की है तो वह अलग केस दर्ज कर सकती है, लेकिन हत्या के केस में झूठी गवाही नहीं दे सकती। सबूतों की कमी और बाकी गवाहियों की वजह से कोर्ट शौर्य को हत्या के आरोप से बरी कर देता है। जेल से बाहर आने के बाद शौर्य अपनी पत्नी गौरी से माफी मांगता है और दोनों साथ चले जाते हैं, लेकिन अर्जुन बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। तभी मधु उसके पास आती है। वह कहती है कि वह हमेशा अर्जुन को अपना आदर्श मानती थी, लेकिन आज उसने उसकी नजरों में अपनी इज्जत खो दी है। तभी अर्जुन एक और चौंकाने वाला सच बताता है। रेस्टोरेंट में उसने जानबूझकर अपना फोन टेबल पर छोड़ा था। वह चाहता था कि मधु वह मैसेज पढ़े और गौरी को कोर्ट में बुलाए। उसे पहले से पता था कि गौरी झूठ बोलेगी और फिर वह पुलिस रिकॉर्ड दिखाकर शौर्य के पक्ष में मजबूत सबूत पेश कर देगा। यानी अर्जुन ने पूरी चाल पहले से चल रखी थी। इसके बाद शौर्य अपनी शर्त पूरी करता है और समायरा को बोन मैरो डोनेट करता है। ऑपरेशन सफल हो जाता है और समायरा की जान बच जाती है। कुछ समय बाद शौर्य फिर एक क्लब में पार्टी कर रहा होता है। इस बार उसके साथ गौरी भी होती है। तभी वहां अर्जुन पहुंचता है और उससे पूछता है, आखिर तुमने सोमी को इतनी बेरहमी से क्यों मारा? अब पूरी सच्चाई सामने आती है। उस रात शौर्य ने कार में सोमी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। जब सोमी ने विरोध किया तो गुस्से में उसने कार की चाबी से उस पर कई बार हमला कर दिया। सोमी बुरी तरह घायल हो गई। घबराकर शौर्य उसे सड़क किनारे छोड़कर वहां से भाग गया। कुछ दूर जाकर
उसने गौरी को फोन किया और पूरी बात बता दी। क्योंकि उसका अपना मोबाइल क्लब में छूट गया था, इसलिए उसने एक भिखारी का फोन इस्तेमाल किया। इसके बाद गौरी ने पुलिस को झूठी शिकायत करके नकली अलिबाई तैयार की। लेकिन शौर्य से एक और गलती हो गई। जिस भिखारी का फोन उसने इस्तेमाल किया था वह जिंदा बच गया। जांच के दौरान अर्जुन उस भिखारी तक पहुंच गया और उसने पूरी सच्चाई बता दी। यानी अर्जुन केस खत्म होने से पहले ही जान चुका था कि असली कातिल शौर्य ही है। फिर भी उसने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसे पहले कानून से बाहर निकलने दिया। शौर्य हंसते हुए कहता है कि अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अर्जुन मुस्कुराकर कहता है, मैं नहीं, लेकिन कानून अब भी तुम्हें सजा दे सकता है। तभी वहां मधु और पुलिस पहुंच जाती है। अर्जुन पहले ही सारे नए सबूत मधु को दे चुका था। इन नए सबूतों के आधार पर पुलिस शौर्य को दोबारा गिरफ्तार कर लेती है। इस तरह अर्जुन पहले एक पिता बनकर अपनी बेटी की जान बचाता है और फिर एक वकील बनकर सोमी को इंसाफ दिलाता है। यहीं इस फिल्म का सबसे बड़ा संदेश भी मिलता है कि सही और गलत का फैसला हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन आखिर में सच और न्याय की ही जीत होती है। अगर आपको इका मूवी एक्सप्लेन्ड की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताएं अगली कौन सी मूवी की कहानी देखना चाहते हैं, और ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए ड्रीम स्नैप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।